अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह सुबह आज का एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए हैं, जहां जहां भी हम देखे जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि आपका दिन आज का जो भी है अच्छे दिनों में शुमार हो, आपका दिन अच्छे से गुजरे और जो भी काम आपने प्लान किए हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसे भी चल रहा है वो पूरे हो जाए, यानी कि आज का दिन अच्छे दिनों के अंदर एक इजाफा हो आपकी जिंदगी में। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन क्रिकेट को लेकर है आज। आजकल हमारी सुबह जो है वो 2-3 चीज़ों को ही लेकर मेनली होती हैं एंड क्रिकेट इज़ वन ऑफ देम। चूँकि एशिया कप जारी है और आज एशिया कप का एक सेमीफाइनल, जो कि सेमीफाइनल होना तो नहीं था लेकिन सेमीफाइनल बन गया है। सो आज पाकिस्तान और श्रीलंका आपस में मद्दे मुकाबिल हैं और जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो अंदर फ्लाइट के फ्लाइट के जहाज के अंदर। अच्छा जी, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान डू और डाई सिचुएशन वाला मैच जो है आज कोलंबो में खेला जाएगा। जख्मों से चूर जो हमारी टीम है एशिया कप के फाइनल में रसाई के लिए कोशिश करेगी और आज श्रीलंका की जो कह ले श्रीलंका अपनी बका की जंग लड़ेगा, ये कहना गलत नहीं होगा। फातेह टीम भारत के खिलाफ जी ट्रॉफी के लिए आखिरी मैच खेलेगी और श्रीलंका के खिलाफ आज जो कौमी टीम है इसमें कुछ 5 तब्दीलियां की गई हैं और खतरे के बादल भी इस तरह मंडला रहे हैं क्योंकि बारिश के हवाले से पेश गोई आज भी है और अगर बारिश हो गई तो ये बहुत खतरनाक बात है। अगर बारिश जिसके इम्कानात 86% हैं, 80-70% से कम तो कोलंबो आता ही नहीं है ना। 86% हैं, इसका मतलब है बारिश होगी तो सही, इम्कानात तो मौजूद हैं। लेकिन अगर ये रेन डिले उतना होता है जितना श्रीलंका और इंडिया मैच के बीच हुआ था तो इसका मतलब है कि मैच पूरा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए नामसाइद हालात है। इन केस अगर मैच बारिश की वजह से खत्म हो जाता है, एक पॉइंट मिलता है, तो श्रीलंका बेहतर रन औसत की वजह से क्वालिफाई करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है, जो कि बड़ी चार्ज थी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, लेकिन अभी टूर्नामेंट के 2 मैचेस 3 ही हुए थे कि वो बैटरी जो है वो ड्रेन हो गई है और अब हमारी नई पेस बैटरी हमने चार्ज करने की कोशिश तो की है लेकिन ये बैटरी कम कैपेसिटी की है थोड़ी सी एज कंपेयर टू हारिस रऊफ एंड नसीम शाह। वसीम जूनियर टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, जमान खान ज्वाइन कर चुके हैं। बैटिंग में भी हमने एक तब्दीली कर दी है प्लेइंग 11 को लेकर। मोहम्मद हारिस विल बी प्लेइंग इंस्टेड ऑफ फखर जमान और इसके साथ साथ नवाज इज कमिंग बैक। फहीम अशरफ इसमें नहीं होंगे क्योंकि स्पिनर्स को बड़ी हेल्प मिल रही है, सो स्पिनर्स बड़े क्रूशल होंगे। क्या हम इस लाइनअप के साथ एक अच्छा टोटल बिल्ड कर पाएंगे? आई स्ट्रांगली बिलीव श्रीलंका की टीम पाकिस्तान की टीम जैसी टीम नहीं है। अगर हम एज अ यूनिट खेलें और अच्छे माइंडसेट के साथ खेलें तो वी कैन मेक इट। तो आज के मैच के लिए जनाब हमारी भी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं और जो अपडेट्स होंगी, जो 5 तब्दीलियां हमने प्लेइंग 11 में कहा है वो हुई हैं, तो उसके बाद जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और अभी आगे बढ़ेंगे। और हमने अब क्या बात करनी है? हमने क्या बात करनी है? बड़ी खबर की बात करनी है। असल में खबरें आजकल थोड़ी ऐसी तब्दील होती है ना अचानक से। तो कल एक हेडलाइन बनी, वो टॉप ट्रेंड कर रहे थे, आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के नाम टॉप ट्रेंड नहीं, वो जा कोई आ रहा होता है या जा रहा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो खैर कल टॉप ट्रेंड कर रहे थे हमारे आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत और उसकी बुनियादी वजह उनका वो खत था। वंस अगेन उन्होंने खत लिखा है जिसमें उन्होंने कुछ लोग इसको समझने में ये समझ रहे हैं कि उनकी तजवीज़ है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी हिदायत है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उनका ख्याल है जो उन्होंने जाहिर किया है। बहरहाल जी वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 89th डे ऑफ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जब असेंबली टूटी उसके 89th डे के ऊपर हो जाने चाहिए। उन्होंने एक तारीख भी दी है और 6 नवंबर 2023 की तारीख तजवीज़ की है। दूसरी जानिब जो हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पे जो PDM की सियासी जमातें हैं, उनके अंदर मुतज़ाद ख्यालात पाए जाते हैं। वो मुतज़ाद तरीके से सोच रही हैं कि इस मामले में क्या फर्दर फैसला किया जाना चाहिए, इलेक्शंस कैसे हों। इस खत में 12 लिखा गया है जी कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48 सेक्शन 5 के तहत ये सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात है इसकी तारीख मुकर्रर करे। लिहाजा जो कौमी असम्बली है इसकी तहलील के 89वें दिन के ऊपर यानी कि पीर 6 नवंबर को आम इंतखाबात होने चाहिए। ये उस खत के अंदर तहरीर है। सदर मुमलिकत ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइनी जिम्मेदारी पूरे करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि अगस्त में मरदमशुमारी की शाद के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। और दूसरी जानिब वफाकी वजारत कानून उनको भी इंसाबी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में राय की हामिल है और चारों सूबों की जो हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की जो तारीख है उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए
कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है, जबकि सदर मुमलिकत ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम कानूनी और जो आईनी इकदाम है उसकी पाबंदी करे। एग्जैक्टली इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ हम सिंध की सूरत हाल पे बात करना चाहेंगे, चूँकि सिंध खासतौर पे कराची के अंदर जो सूरत हाल है, हुकूमत बदली है, IG बदला है, मगर शहरियों के हालात नहीं बदले, रोशनियाँ वापस नहीं आई, ना आ रही हैं, और सच्ची पूछिए तो ना कोई आने की उम्मीद है, क्योंकि हालात इतने गंभीर हैं, शहर बहुत बड़ा है, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, पुलिस नाअहल भी है, बेबस भी है। मैं तो दोनों कहूँगा, जो काम करना चाहती है वो बेबस है, और जो नहीं करना चाहती वो तो है ही नाअहल, क्योंकि दोनों हिस्से हैं, और ज़्यादातर हिस्सा काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि इससे पहले इदारे की कैपेसिटी बिल्डिंग की ही नहीं गई। हमने इदारों का सियासी इस्तेमाल कर करके उनकी ये हालत कर दी है कि वो अपना असली काम करना ही भूल गए हैं, और ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। दर्जनों शहरी दिनों में इनफेक्ट सैकड़ों लुटते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी आपको याद ही होगा, एक डकैती हुई थी और एक बाप और बेटे को मुज़ामत पे कत्ल कर दिया गया था। जो CPLC के अदाद-ओ-शुमार हैं, इसके मुताबिक सिर्फ रमा साल जो अभी पूरा नहीं गुजरा, इसके दौरान जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, इसमें अब तक 92 अफराद अपनी जान दे चुके हैं। दीगर वाक़यात में 327 अफराद कत्ल हुए हैं। 2023 के 8 माह के अंदर 1329 गाड़ियाँ 1329 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, 147 छीन ली गई हैं, जबकि 34,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स और इसी तरह से सैकड़ों दीगर वारदातें हैं जिनको हम गिन सकते हैं। और मोबाइल फोन्स का तो हिसाब ही छोड़ देना, कोई रिपोर्टेडली क्राइम की जो वारदातें हैं 60,000 से 60,000 और 16,000 से ज़ायद मोबाइल फोन छीने गए। आई मीन ये वो नंबर्स हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, और आपको बताएं मैक्सिमम नंबर्स रिपोर्ट नहीं होते कराची में। लोगों को आदत होगी है, लोग कहते हैं अब क्या रिपोर्ट करें, होना तो कुछ है नहीं। तो हमने इसी पे बात करनी है। और निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने भी बड़े ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया है। उसके अहदाफ क्या होंगे, किस तरह से इन चैलेंजेस से निपटा जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से हम कराची के अंदर ऐसे वाकयात देख रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो भी हम स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बात कर रहे हैं, जो आदादो शुमार भी हमारे सामने आ रहे हैं, ये खासे अलार्मिंग है, और ये वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं ब्रिगेडियर साहब, और इसके लिए ऑब्वियसली चैलेंज बहुत बड़ा है। कई अरसे कई साल गुजर गए हैं, कराची के हालात वाक़यात इसी तरह से हैं, और अभी इमरान जैसे मेंशन कर रहे थे कि इदारे काम करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरह से उस इदारों की नहीं की गई। आपने ऑपरेशन का ऐलान किया है, इसके अहदाफ क्या होंगे, किस तरह से आप ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे? अलमीना देखें, एक तो ये बहुत ही अफसोस बात है ऑनेस्टली, जो फिगर्स आप देख रहे हैं, और ये नेशनली हर एक को पता भी है, मैंने खुद भी देखे हैं, इतने ज़्यादा असल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। फिर उसके बाद कुछ मेरिट पे पोस्टिंग नहीं थी, फिर पॉलिटिकल विल नहीं थी, मेंटल रिजॉल्व नहीं था, और वही बात थी कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं अच्छी तरीके से की गई। हालांकि हमारी पुलिस इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, अगर वो करना चाहे, दैट्स द बेसिक इशू। अब इसमें हमने ये कि देखें, सारे DIGs, SSPs, आपके DSPs, आपके सारे हमने प्लेस कर दिए, बिल्कुल टोटल चेंज। जो जिनके कैरेक्टर ठीक नहीं थे, जिनकी कोई काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट थी, उनको चेंज किया है। आज और कल ये 2 दिन में हम ये सारे इन प्लेस हो जाएंगे। इसके बाद आपको हमने बड़ा सख्त बनाया कि कैसे कराची को क्राइम फ्री क्राइम से करना है। उसके लिए आपको 6 से 7 बजे रात को 11 बजे तक आपको हमारी पुलिस भी नज़र आएगी, रेंजर भी नज़र आएगी। उसके बाद हमारे काफ़ी ज़्यादा जो हमने उसमें कर दिया कि मोबाइल जो हॉटस्पॉट पे हमारी रेंजर्स खड़ी होगी, इमीडिएट को रिस्पॉन्ड करेंगे। मोबाइल वैसे भी स्ट्रीट में भी हमारे SHOs और आपको DSP नज़र आएंगे मूव करते हुए। लेकिन ख़ास तौर पे मैंने राय दी है कि किसी सिविलियन को आपने तंग नहीं करना, बी वेरी पोलाइट, मेक देम रियलाइज कि हम आपकी मदद के लिए, नॉट कि हम आपको तंग करने के लिए, जो एक जनरल ट्रेंड हमारा होता है। एक तो ये बहुत सख्ती से करेंगे, और इसके साथ जो भी इस तरह के जिस तरह भी आपने बाप बेटे की बात की, ऐसों के लिए मैंने CPL को भी, उसके बाद जो नए हमारे एडिशनल पुलिस हैं कराची के खादिम, उनको कह दी कि हर हालत में हमने कैमरों की मदद से, हर एक की मदद से, वी हैव टू कैच दीज क्रिमिनल्स, ताकि वो उनको सजा भी हो और उनको डिटरेंस भी हो बाकियों के लिए, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड करेंगे। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, कोई बहाना नहीं है हमारे पास, ना कोई पॉलिटिकल असाइनमेंट। तो ये जो भाई साहब कराची सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था, जो कैमरे इंस्टॉल होने थे, बहुत बड़ा कराची है, बजट भी उतना ही बड़ा है, लेकिन करने से ही होगा, जारी बात है। एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए और उसको फिर एक्सपैंड करते चले जाएं हम, तो इस पे भी आपके पास मैंडेट इतना है, आप कर रहे हैं कुछ, इस पे भी जरा हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें।
इस पे वर्किंग हुई थी। PC1 जो हमारा है ये 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। हमने इनिशियली जो टोटल है वो 10,000 कैमरे लगाने हैं सेफ सिटी के लिए। और उसमें से फर्स्ट फेज के अंदर तकरीबन 1300 कैमरे और उसके जो पहले लगे हुए उनको डॉकटेल करेंगे और जो पहले हॉट स्पॉट से सबसे पहले हम वहां लगा रहे हैं ताकि इसको पैसा भी इसके लिए हमने रिलीज करवा लिया। तो मेरा ऑनेस्टली मेरा जाने से पहले एम ये जब भी हम जाते हैं कि इसको हम इस स्टेज पे ले जाएंगे इसको रोक ही ना सके और फिर आगे ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। और ये ऐसे कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग कैमरा करें कि एक क्रिमिनल अगर स्ट्रीट सेंटर होता है और वो वारदात करके अल्टीमेटली कहाँ जाके छुपता है वो सारा कवर हो और उसके पिक्सल वैल्यू बहुत अच्छी हाई पे उसके रेजोल्यूशन है, नंबर प्लेट शक्ल आसानी से पहचानी। एंड ब्रिक साहब वन मोर पॉइंट जो कि मैं जाती तौर पे फील करता हूँ बिकॉज आई हैव बीन लिविंग इन कराची, आप तो कराची में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा जो मोटर बाइक्स है वो वारदातों में यूज होती हैं और उनकी बुनियादी वजह है कि या तो उन पे नंबर प्लेट्स होती ही नहीं है जब कुछ स्नैचिंग कर रहा होता है, या अगर होती है तो वो फेक होती है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इन बाइक्स को ट्रेस कर पाए, कोई जीपीएस सिस्टम इनमें इंस्टॉल हो जाए, जो कंपनियां बाइक्स बना रही हैं या जो इस्तेमाल शुदा बाइक बिकते हैं जब वो ट्रांसफर होते हैं उसके लिए कोई प्रोसीजर बना दिया जाए, ऐसा कोई टास्क फोर्स बने। ये बाइक्स वाले फैक्टर को आप एड्रेस कर सकते हैं या किया है आपने? देखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चाहे वो मोटरसाइकिल छिनती हो या गाड़ियां जो छीनी जा रही हैं या वैसे स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, डकैतीज हो रही हैं, हम एक कौमी प्लान बना रहे हैं। इंशाल्लाह कोई पूरी कोशिश करेंगे टू मेक द जॉब ऑफ अ डेकॉइट वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन साथ अब देखें नहीं जो फादर ऑफ एक बुलेट एक बुलेट से दोनों की डेथ हुई है। इट इज सो इतना अफसोस की बात है कि एक बुलेट लगी है, लग के रिकोशेट होकर दूसरे बेटे को भी लग गई है। और ऐसे मौके में कहता हूँ कि अगर आपके पास पहले से हथियार है तो फिर अब तो चले रिलीज करें। अगर खाली हाथ हैं और एक डिफॉल्ट डरा होता है वो उस वक्त ट्रिगर हैप्पी भी होता है, वो खुद परेशान हो तो अचानक गोली चला देता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके लिए मैंने पूरी कोशिश करेंगे, इनको हम पकड़ेंगे, बिल्कुल किसी को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, किसी को छोड़ने की रीजन ही नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और बात अभी आपने अपने पहले जवाब में भी कहा कि एक जो पुलिस को लेके और आम पब्लिक का, पुलिस और पब्लिक का इंटरेक्शन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो एक पुलिस कल्चर है उसकी वजह से लोग बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि वो जाएं थानों के अंदर, किसी SHO के पास जाएं, वहाँ उनके साथ ट्रीटमेंट उस तरह का नहीं होता। और ये आप समेत हम सबको पता है और ये जनरल पब्लिक का भी परसेप्शन है। आप इसको ठीक करने के लिए पुलिस का इमेज के पुलिस के साथ आवाम भी उतना ही कोऑपरेट करे, अगर पुलिस उनके साथ कोऑपरेट करना चाहती है, ना कि उनके साथ उसी तरह से बदतमीजी की जाए, ना उनको उसी तरह से डिग्रेड किया जाए। तो ये जो पुलिस और आवाम का इंटरेक्शन है या इनका कम्युनिकेशन है, इसको बेहतर करने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? अलमिला, इसमें मैंने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं। कम से कम 3 घंटे हर SHO अपने थाने में होगा और they will be very polite with the people who will be coming. They must feel कि पुलिस इनकी खिदमत के लिए, they are a servant of the people of sin. They are not the masters. जो पहले एक एटीट्यूड चल रहा है, that we are going to curb very ruthlessly. और सेकंड में पुलिस स्टेशन के ऊपर एक कैमरा नस्ब कर रहा हूँ जिसमें रिकॉर्डिंग होगी, कैसे बात आया, कोई गुजरा, तो उसके साथ फिर एक अभी बड़ा अच्छे पुलिसिंग भी यहाँ कर रहे हैं। सिटीजन पुलिसिंग भी शुरू की हुई है जिसमें डिफेंस में खुद सिटीजन ने अपने पूरे एक कंट्रोल सेंटर बनाया, हमने उनकी मदद की है। पूरा डिफेंस का बड़े से 6 बन गए हैं, उसमें 75% क्राइम रेट कम हो गया। तो ये भी हम एक इसको और इनकरेज कर रहे हैं ये किया जाए। आई थिंक बहुत कुछ किया जा सकता है, सिर्फ ये कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए और आप फोकस होना चाहिए कि हमने कुछ ना कुछ करके दिखाना है। इंशाल्लाह भी विल डू। ठीक है। और दूसरा ये भी आप जाहिर बात है जब आपने चार्ज लिया है तो आपको ब्रीफिंग्स दी गई होंगी, पहले आपको प्रेजेंटेशंस दी गई होंगी कि करंटली वे वी स्टैंड। तो भाई साहब क्या पिक्चर आपके सामने आई है? खास तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो निगरान वज़ीर आला हैं, आप हमारे निगरान वज़ीर दाखिला हैं और इससे पहले आप हमारे चूँकि एनालिस्ट भी हैं और आपसे मुख्तलिफ मामलात पे यू बीन क्वाइट वोकल। तो क्या पिक्चर सामने आई है पिछले 8-10 सालों में जो सियासी हुकूमत रही है उसने क्या किया है सिंध के साथ? जरा कुछ हमें बताइए ना। देखें, सबसे बड़ी बात है कि जो एक सिस्टम बने हुए था ना कि लैंड ग्रैबिंग हो रही है, उसके बाद हर जो जगहों पे अपने लोकल गवर्नमेंट में सब जगह पे इवन बिल्डिंग कंट्रोल में जो हाल हुआ था, हमने वो नेट ब्रेक कर दिया, सिस्टम को हमने खत्म कर दिया। देयर इज नो ग्रैबिंग whatsoever. I have told अगर किसी एक गरीब औरत की या आदमी की भी जमीन पे 1 इंच कब्जा होता है तो I will hold that SP and SHO responsible. अभी अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे, क्योंकि देखें बात ये कि
सिस्टम चलाने के लिए गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, फिर उसका मेरिट रखें, मेरिट के बाद आपकी करप्शन नहीं होनी चाहिए, और करप्शन तो उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। और इससे मैंने यकीन किया, मैंने एक DIG, SP, SHO या DHO मैंने नहीं लगाया। मैंने ये IG पुलिस को कहा ये आपका डोमेन है, आप लगाएं। आई विल होल्ड देम अकाउंटेबल जो काम नहीं करेगा। दैट इज व्हाट इज द एम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा आपसे, वैसे तो आपकी पोजीशन चूंकि अब आईनी है, आप शायद सियासी तौर पे कमेंट ना कर पाएं, लेकिन अगर राय आपकी हम ले लें, ये जो करंट सिचुएशन विफाक के अंदर बेग साहब चल रही है, ये जो सदर मुमलिकत ने एक खत लिखा है, इस पे आपकी क्या राय है इलेक्शंस को लेकर? 89th डे उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि ये मैंडेट सदर मुमलिकत का अब नहीं है एक्ट में तरमीम के बाद। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इमरान देखें, उस प्रेसिडेंट के लेटर में लास्ट पैराग्राफ में भी आप देखें तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपको मेरी तजवीज़ है कि आप इसको देखें क्या कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ही आल्सो अंडरस्टैंड कि नाउ द रिस्पांसिबिलिटी रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को उन्होंने डेट देनी है। सेकंड ये कि इस वक्त इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, और आपको पता है चीफ ऑफ मिनिस्टर जनाब में कितनी अनथक कोशिश कर रहे हैं, उनके CGS हैं, जनरल सईद हैं, और दिन रात बैठे हैं, और काफ़ी हद तक रिवाइवल शुरू हो गया। क्या इस वक्त ऐसे लेटर से या इस तरह की बातों करने से हमारे मुल्क में इंतशार होगा, या इसमें स्टेबिलिटी आएगी? डू वी नीड स्टेबिलिटी टू रिवाइव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि अगर 2 महीने इलेक्शन लेट होते हैं, जो आपने CCI में तमाम पार्टियों ने खुद साइन किए कि जी आप पहले हल्का बंदियों की नहीं, ये डिजिटल जो सेंसस हुई है उसके बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 30 नवंबर को हम हल्का बंदियाँ कर लेंगे और उसके बाद हम इलेक्शन करवा लेंगे। तो अगर 1-2 महीने में आप मुल्क में हालात ठीक रहते हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाता है और फिर इलेक्शन होते हैं, व्हाट इज द बिग डील? दैट इन सेल्फ इंटरेस्ट पार्टी को छोड़ दें, खुदा के लिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखें। हम किस क्राइसिस से निकले हैं और निकल रहे हैं, इसके लिए भी ऑल एज सोसाइटी हैज टू लुक आफ्टर, और हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। लेट्स थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल ठीक है बिग साहब, ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आप जो चीज़ें सोच रहे हैं सर, अपने रहते रहते कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाइए कराची के शहरियों के लिए। लीव अ गुड लेगेसी, वी बिलीव यू विल। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने इस मामले को सियासत से कट करना है और फेयर बेसिस के ऊपर ये करना है। कराची के शहरी कब से मुंतज़िर हैं, और ये अरमला हसन हो चुका है 2018 ये सब कुछ हो गया था, कराची बिल्कुल ठीक, तकरीबन ठीक हो गया था। तो मेरे ख्याल में कुछ अमर माने नहीं, अगर आप करने के लिए करेंगे तो हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लॉट मोर टू शेयर। बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं लाहौर वर्ल्ड सिटी की, जिसमें छुपा खरबों का खजाना कौन ढूंढेगा। आज जानिए हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में विद उफैरा फैज। नाज़रीन, इस वक्त हम लॉरेंस गार्डन में मौजूद हैं, जिसे आप सब लोग बाग़ जिना के नाम से जानते हैं। ये खूबसूरत बाग अंग्रेज़ों की एक निशानी है। इस बाग को लाहौर शहर का दिल कहा जाता है, और अगर इस बाग के दिल की बात करूं तो मेरे पीछे ये सफ़ेद बिल्डिंग है जिसे जिना लाइब्रेरी कहते हैं। इस बाग में इतने दरख्त हैं कि यकीन माने यहाँ पे घूमते हुए जंगल का सा समा महसूस होता है। तो अभी चलते हैं, हम विज़िट करते हैं, और वो मुझे दूर ज़िशान हुसैन साहब नज़र आ रहे हैं, जो बाल वाला फेमस यूट्यूबर हैं, जो कल्चर और हेरिटेज के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो नाज़रीन, ज़िशान हुसैन साहब जो हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, वो लोग अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी चलते हैं, जैसे उनका सीन कट होता है उनसे चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फाइन। उफैरा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी आपको हमने डिस्टर्ब कर दिया आपकी रिकॉर्डिंग के बीच में। तो आज आप बाग़ जिना के बारे में बता रहे हैं? नहीं, हम जिना लाइब्रेरी के बारे में सर। जिना लाइब्रेरी के बारे में। तो सर थोड़ा सा टाइम मिल सकता है आपका, क्योंकि मैंने आज आपसे लाहौर के हेरिटेज के ऊपर, कल्चर के ऊपर बात करनी है। हम तो चाह रहे हैं, शुक्र है कोई तो है जो हेरिटेज के बारे में बात करता है। आपकी नज़र में पहली वो कौन सी बिल्डिंग है जो लाहौर में बनी होगी? क्योंकि मुझे बड़ा तजस्सुस होता है कि लाहौर खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन वो पहली बिल्डिंग कौन सी है? अच्छा, बिल्डिंग से पहले थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो हमें पता चलता है ह्योन सैंग से, जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो यहाँ आए रेलिक्स इकट्ठी करने के लिए बुद्धा की। वो सियालकोट से जलंधर जा रहे थे, रास्ते में उनका काफिला लूट गया। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, और एक आबादी थी जो वो बताते हैं जहाँ को 3-4 हज़ार घर थे, इसी तरह कुछ 10-12 हज़ार नफूस थे।
वो बुद्धिस्ट थे, जैन थे, ज़्यादातर ऐसे थे, हिंदू थे। ये तीनों मज़हब के लोग थे जो उस माउंट पे रह रहे थे। उन्होंने उन्हें रखा अपने पास। बहुत हॉस्पिटेबल लोग थे, उन्हें खिलाया पिलाया, उन्हें कपड़े दिए। 7वीं ईस्वी का वाक़या है। अच्छा। उसने वहाँ जाके बताया और उन किताबों में से पता चला कि वो जो आबादी थी वो दरअसल लाहौर थी। लाहौर डेवलप तो ज़ाहिर है सबको पता है कि मुग़लों के दौर में हुआ बिल्कुल ऐसे ही। 1752 से पहले सारे आसार उस ज़माने के हमारे पास महफूज हैं। दाता साहब का मज़ार बहुत पुराना है, लेकिन अगर कोई रिहायशी इमारत की आप बात करें तो हवेली आसिफ जाह, अच्छा, मेरा ख्याल है कि हवेली आसिफ जाह बहुत पुरानी जो अभी तक कायम है। क्या हिंदुओं का और सिखों का जो हेरिटेज है, क्या वो भी हमारे हेरिटेज में शामिल होता है? वो हमारा ही हेरिटेज है। इस लैंड पे उन्होंने जो तामीरात की हैं, चाहे हवेलियाँ बनाई हैं, चाहे गुरुद्वारे, धर्मशाले, मंदिर, जो भी बनाया है, हमारा असास है, हमने उन्हें संभाल के रखने हैं। उन्होंने तो ताजमहल गिरा नहीं दिया ना। बहुत सारी तामीरात हैं लाहौर में, लेकिन उनका उस तरह से ख्याल नहीं रखा गया। बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं। क्या आपको इस बारे में कोई इल्म है? कुछ बिल्डिंग्स का नाम जो आप बताना चाहें? अच्छा, लाहौर में बहुत सा काम हो भी रहा है। मुझे उम्मीद है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद जब लोग लाहौर को देखने के लिए आया करेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे कि दाईअंगा का मकबरा, जानी खान का मकबरा या दाईअंगा मस्जिद या मस्जिद वज़ीर खान, तो अब भी लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये वो जगह जो आमतौर पर लोगों की नज़र में नहीं है। बहुत सी चीज़ों को हम कंजर्व करें। आपको पता है कि लाहौर में एक फ्रांसीसी जनरल हुआ करते थे, जनरल एलार्ड, जो नेपोलियन की फौज को छोड़ के आगे शामिल हुए थे सिख, ये अपने रंजीत सिंह के साथ। अच्छा। उनका और उनकी बेटी का मकबरा भी लाहौर में है। यूसुफ फालूदा का पता होगा? हाँ जी, बिल्कुल पता है। उसके साथ FBR के ऑफिस के साथ ही जनरल एलार्ड का मकबरा है। आपको भी लाहौर के कल्चर और हेरिटेज से बड़ा प्यार है। आप बहुत सी जगह घूमते भी हैं और आप ये भी कहते हैं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको हम नहीं संभाल के रख पा रहे, वो अपनी असल हालत खो रही हैं, वो अपनी पहचान खो रही हैं। उनके बारे में बताएं, वो कौन कौन सी इमारतें हैं? अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हवेलियाँ हैं, सिखों की हैं, हिंदुओं की हैं, कि वो हवेलियाँ आपको अंदरून में आप जाएँ तो 400 साल पुरानी हवेलियाँ मिलेंगी। कूचा राम द्वारा की हवेलियाँ आप देखिए। अच्छा। कूचा कृपा राम की देखिए। ये किस साइड पे? ये शालमी गेट में। अच्छा। ये लोहारी में, ये वचवाली बाज़ार में है। कूचा पीर शिराजी, अहाता फलाना है, कूचा राम द्वारा। आप इन जगहों पे जाएं तो आपको अब तक वहाँ देवी देवताओं के इमेजेस मिले नज़र आएंगे। वो सारी हवेलियाँ इस वक्त गोदाम बनी हुई हैं। जिन लोगों की वो मिल्कियत हैं, आप उन लोगों को कहीं डिफेंस में, कहीं वेलेंशिया में या कहीं इधर उधर इतना लाहौर फैल रहा है, आप उन्हें कुछ और दे दें। जैसे एक हवेली है, अच्छा, राय बहादुर करमचंद पूरी हवेली, जो नूरी हवेली के नाम से मशहूर है। अच्छा, यहाँ मैं भी गई हूँ। लेकिन जिन लोगों ने उसे बनाया उन्होंने तो एक एक ईंट में प्यार समो दिया था। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास एक ईमेल है, अच्छा, मीरापुरी की। मीरापुरी उस हवेली में पैदा हुई थी और इस वक्त वो 96 बरस की हैं। मुझे उन्होंने अमेरिका से ईमेल की कि मैं अपनी हवेली को देखना चाहती हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो जिस मकसद के लिए बनाई गई थी ना, अनफॉर्चुनेटली आज वो अपने उस मकसद में कहीं बहुत पीछे रह गई हैं। जो आप फरमा रही हैं वो हुआ है विक्टोरिया स्कूल, हवेली नौनिहाल से, और बहुत ही खूबसूरत हवेली है। उसका आर्किटेक्चर, उसके डिज़ाइनिंग, उसका इंटीरियर, बजाय इसके कि उसको म्यूज़ियम बनाया जाता और पूरे पाकिस्तान से स्कूलों के बच्चे आके वहाँ लर्न करते, सिख आर्ट को देखते, वो फ़न तामीर को देखते। हमने वो हमने नहीं बनाया, वो एक्चुअली ब्रिटिश दौर से ही विक्टोरिया स्कूल बना हुआ है। भैया आप लड़कियों के लिए कोई और स्कूल बना दें। बिल्कुल ऐसे, जगह की कमी तो है नहीं, जगह की कमी तो है नहीं। आप अपने असासे को तो महफूज करें जिसे लोग देखना चाहते हैं। आप जा नहीं सकती हैं, आप जाएंगी वहाँ पे एक दरबान खड़ा होगा, वो आपको अंदर नहीं जाने देगा। अच्छा। हाँ, वो वहाँ से इजाज़त ले, वहाँ से इजाज़त, उन इजाज़तों में आप हवेली नहीं देख पाते। ये एक सैड रियलिटी है। जिन्होंने मियाँ सुल्तान की जो हवेली है, मियाँ सुल्तान की हवेली में इस वक्त जो साहब वहाँ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हम ये चाह रहे हैं कि अथॉरिटी, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी या कोई भी और हमसे रब्ता करे, हम इस हवेली को महफूज करना चाह रहे हैं। वहाँ पे शीश महल बना हुआ है। अच्छा सर, हमने मुख्तलिफ जगहों की तो बात कर ली। अब अगर हम बात करें लाहौर के दरवाज़ों की जो बड़े मशहूर हैं, लोहारी गेट से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आपकी नज़र में कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं लोहारी के अंदर? 5 बिल्डिंग्स हैं। लोहारी से दाखिल हो, ठीक है, एक फोक बनती है, एक रास्ता नवाब चौक की तरफ चला जाता है और एक रास्ता बछवाली की तरफ चला जाता है और फिर वो अवामी बाज़ार की तरफ चला जाता है। अगर आप सिवैयों वाले बाज़ार की तरफ जाएं तो जहाँ आटे वाटे की दुकानें हैं, उनमें एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अच्छा। बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत मंदिर है, वो बहुत इंटैक्ट है,
उसके डिज़ाइन इंटैक्ट हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर है बहुत ज़बरदस्त। बस कब्जा हुआ और लोग बैठे हैं और अपने काम वाम कर रहे हैं। वो किस तरफ जाए, बचुआरी की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 आमने सामने मंदिर हैं, आगे चले जाएं तो सबसे ज़बरदस्त, आपने लाल हवेली रावलपिंडी की तो सुनी होगी, लेकिन जो लाहौर की लाल हवेली है उसका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा। और वो बिल्कुल वो भी जैसे आप फरमा रही है हॉन्टेड है। हम तो वहाँ गए तो वापस आने के बाद हम 2-3 दिन बीमार भी रहे थे। उसके जो तह खाने हैं लाल हवेली के, जो उसका एक्सटीरियर है और जो उसके दालान है, वो इट्स पार एक्सीलेंस। आप वैसी हवेली मेरा ख्याल दोबारा ये बना ही नहीं सकते। उसी बाज़ार के ऑपोजिट जो बाज़ार है, जो गुमटी बाज़ार कहलाता है इस बारे में, एक धर्मशाला है जो बहुत ही नफीस लोग हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने उस धर्मशाला को वैसे ही महफूज रखा हुआ है जैसे कि वो था। वाओ। तो मोची दरवाजे पे मुझे बताएं कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोची दरवाजे के साथ तो बहुत ही जुल्म हुआ है। अच्छा। मोची दरवाज़ा एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ कई मज़ाहब मिला करते थे। जहाँ अकबर की जो बीवी थी ज़मानी बेगम, उनकी मस्जिद है। ठीक है। बहुत बड़े एक सिख गुरु अर्जुन देव जी वहाँ पैदा हुए। वहाँ हनुमान का मंदिर है। वहीं अर्जुन देव जी का एक गुरु रामदास जी का मकबरा गुरुद्वारा है। अब ये सब अब तो वहाँ अब दरमियान से आप गुजरे, बजाय इसके कि वहाँ म्यूज़ियम बना हो, वहाँ एक ऐसा खूबसूरत बाज़ार हो जहाँ पे एंटीक पड़े हों, जहाँ सुवेनियर्स पड़े हों, जहाँ किताबें रखी हों, वहाँ जूते। अब हम बात करते हैं सर कश्मीरी गेट की। हवेली आसिफ जाए, वहाँ उसके पिलर्स देखें, उसका आप बेसमेंट देखें, उसके हॉल्स देखें, उसके दालान देखें, वहाँ जो कार्विंग्स हैं वो देखें, जो इमेजेस हैं वो देखें। दिल्ली गेट के ऊपर काफ़ी काम किया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी और वॉल सिटी ने भी। जो काम किया है उससे तो बहुत हद तक हम सेटिस्फाइड हैं और बहुत काम हो रहा है। मतलब वज़ीर खान मस्जिद के साथ पहलू में एक गली है जिसमें 35 सिखों की हवेलियाँ महफूज की जा रही हैं। शाही हमाम वाली गली में अगर आप जाते रहे तो वहाँ ककेज़ई लोगों का एक इलाका है वो सारा। वहाँ कुछ बहुत अहम कुएँ हैं और इस तरह मेरे ख्याल में दिल्ली बाज़ार जो है या ये जो कश्मीरी बाज़ार है, आज़म मार्केट है, यहाँ भी कपड़े वपड़े ये वो सब छोड़ छाड़ के जो ये हवेलियाँ हैं इनको महफूज करना चाहिए। सर भाटी दरवाजे का जिक्र रह गया है। 2-3 जगह तो ऐसी जहाँ अल्लामा इकबाल रहते रहे, बिल्कुल ऐसे ही। फिर वहाँ मिर्ज़ा दाग भी आके रहे हैं, फिर वहाँ मेला राम रहे हैं। मेला राम वो हैं जिन्होंने बिजली का इंतज़ाम किया था दादा साहब के लिए, और मेला राम वो हैं जिन्होंने ये गार्डन, इस गार्डन के लिए अपनी ज़मीन वक्फ की थी, जिन्होंने बोटेनिकल गार्डन बनाया था। आगे अहाता फला नानक है, वहाँ सैयद लतीफ़ रहते रहे जो हिस्टोरियन है बहुत बड़े। मुग़ल आज़म जिसने बनाई थी, जिस डायरेक्टर ने के आसिफ ने, करीमुद्दीन आसिफ, वो भी वहीं रहते थे। तो सर यानी हमारा फोकस सिर्फ हवेलियों पे नहीं होना चाहिए, ये लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस सोसाइटी में, उनके घरों को भी, उनकी जो पुरानी इमारतें उनको भी हमें संभाल के रखना चाहिए। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। तो सर मैं अक्सर ना बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ कि अगर वॉल सिटी को उसकी असल हालत में वापस ले आए, वो बाग, वो हवेलियाँ, वो गलियाँ, वो चौराहे, कितना खूबसूरत लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा अर्जुन देव जी का जो बाग है शालमी में, जहाँ बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है एक इमारत पे, और वो ट्रंकों और पेटियों का एक लामुतरा ही सिलसिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उन्हें आप वहाँ से उठा दें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है अगर प्रैक्टिकली हम देखें, क्योंकि वहाँ पर लोग रह रहे हैं कई सालों से, लोगों के कारोबार है वहाँ पर। पहली बात है कि आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब लोग ताजमहल देखने जाते हैं या कोई और जगह देखने जाते हैं, ज़ाहिर है टूरिस्ट ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। मतलब हम अगर $50 या $100 की भी टिकट रखेंगे तो लोग आएंगे देखने के लिए। 2500 गलियाँ हैं, उसके अंदर जो मॉन्यूमेंट्स अगर आप दिखाना चाहें तो कमो बेश 200 से 250 मॉन्यूमेंट्स हैं। तो यानी हम टूरिज्म से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। लाखों डॉलर सिर्फ वॉल सिटी से जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ वॉल सिटी। मेरा ख्याल हेरिटेज को रिवाइव करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, और आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि यकीन करें, अगर हम अपनी तारीखी इमारत को कंजर्व कर सकें तो हम एक अच्छा खासा रेवेन्यू इस मुल्क के लिए जनरेट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला जिला कुरम कहते हैं। ठीक है, इसकी तारीख में पहली मरतबा जी मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली 35 साला
समरीन आमिर ने बाकायदा तौर पर एसएचओ का चार्ज संभाल लिया है। 13 साल कब जी फाटा जवान से पहले समरीन आमिर जो है वो पुलिस फोर्स में बतौर लेडी सर्चर भर्ती हुई थी और आज वो अपनी मेहनत की बदौलत एसएचओ के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। कबायली इस्लाम में अगर बात कीजिए तो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती से कबायली खवातीन अपने मसाइल को बेहतर तरीके से बयान कर सकेगी। डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी बात है, उनको मसाइल हल करने के हवाले से भी इसमें हेल्प होगी। इस हवाले से हम समरीन से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले डीपीओ करम मोहम्मद इमरान से बात करते हैं, क्योंकि उनको समरीन ने आमिर को प्रमोट किया है और ऑब्वियसली एक खातून को इस तरह से उनकी मेहनत की बदौलत आगे प्रमोट करना डेफिनेटली क्रेडिट बहुत बड़ी बात है। और ये जो बात इससे पहले कि हम इमरान साहब से बात करें ना, कुछ साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि यहाँ पे बच्चियां, और अभी भी बच्चियों को पढ़ने के मसले हैं, लोग नहीं निकलने देते, रवायात हैं, मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे समरीन जैसी खातून का एसएचओ तक पहुँचना जो कि बड़ी वैल्यूएबल पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमरान साहब का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, इमरान साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं एक राय आपकी ले लेता हूँ, फिर हम समरीन साहिबा की जानिब जाएंगे, दो कि समरीन भी हमारे साथ हैं। आपको समरीन साहिबा को प्रमोट करने का ख्याल कैसे आया, फ्रॉम अ लेडी सर्चर टू एन एसएचओ, कैसे ख्याल आया आपको? मेरी एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तैनाती तकरीबन 7 माह हुई है। अपने 7 माह के टेन्योर में मैंने जो फील किया कि इस एरिया की सबसे डिप्राइव्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वुमेन है, और उन वुमेन की आवाज़ पुलिस स्टेशन तक और दूसरे जो अदारे हैं इंसाफ की प्रोवाइड करने के, उन तक नहीं पहुंच रही थी। उसको फील करके हमने एक लेडी पुलिस ऑफिसर को एडिशनल एसएचओ तैनात किया है, जिसकी हमें माशरे में अवामुन्नास और बलहसूस वुमेन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और समरीन आमिर एक अच्छी और इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर है। शी इज़ परफॉर्मिंग वेल। समरीन आमिर को एसएचओ लगाने की वो भी एक कबायली ज़िले में सबसे बड़ी वजह इन वुमेन का की आवाज़ का, इनके मसाइल का हम तक ना पहुंचना था। ज़िला कुरम में डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा क्राइम है, जिसे क्राइम नहीं समझा जाता। इसके साथ साथ गॉग एक्ट के 3-4 केसेस हमारे पास आए हैं। वुमेन को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, उन पे वायलेंस किया जाता है, उनको हरेस किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, उन्हें बाकायदा एफआईआर दर्ज करते हैं, और जो भी विक्टिम वुमेन होती हैं उनको हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर जाके इंटेरोगेट करती हैं और उनसे बातचीत करती हैं। इसी तरह जो वुमेन कंप्लेनेंट आती हैं उनको भी अच्छा रिस्पांस देने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए हमने इन लेडीज़ को तैनात किया है। ज़िला कुरम में टोटल हमारे पास 12 लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं। हमने इस दफ़ा जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें बड़ी पब्लिसिटी की है। अच्छा। और ज़िला कुरम से काफ़ी तादाद में वुमेन उम्मीदवारों ने रिक्रूटमेंट के लिए अपने फॉर्म्स जमा कराए हैं और इस प्रोसेस में शामिल हुई हैं। और आई एम होपफुल कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें पुलिस में ज्वाइन होंगी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आए और उनके मसाइल के हल के लिए वहाँ पर एक खातून का मौजूद होना डेफिनेटली बड़ी इंकरेजिंग बात है। और ये जो खातून इनको इंकरेज कर रही हैं, समरीन आमिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एसएचओ है, पहली एडिशनल खातून एसएचओ है, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच समरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम ज़रूर चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमें बता रहे थे डीपीओ साहब भी, कि जिस तरह से चैलेंजेस होते हैं ख़वातीन के लिए, और आपकी तैनाती से बहुत हौसला मिलेगा उन ख़वातीन को जो इस फील्ड के अंदर या इस फोर्स के अंदर आना चाहती हैं, और आपकी प्रेजेंस से उनके मसाइल के हल में भी उनको बहुत हेल्प मिलेगी। क्या कहेंगी इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन है, समरीन आमिर है, और मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैं मसीही कौम से ताल्लुक़ रखती हूँ और ज़िला कुरम की रहने वाली हूँ, और मैं अपनी खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जिनकी बदौलत ये मुझे सरफराजी मिली। ठीक है।
बिल्कुल जी। जी, बहुत अच्छी बात है। एक तो आपने चले हमें ये भी बताया कि आपका ताल्लुक हमारी मसीही बरादरी से है। हमारा फ़ख्र और बढ़ गया आपके ऊपर, क्योंकि कम लोग ऊपर आते हैं इससे। तो समरीन, थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। आप ने जब अपने करियर का आगाज़ किया या पढ़ाई वगैरह शुरू की, उसी वक्त पुलिस में जाने का ख्याल था, पुलिस में ही जाना चाहती थी? और जब पुलिस में आ गई तो क्या सोचा था कि ऑफिसर भी बनना है, या कैसे आपका उस वक्त जहन क्या कहता था कि कैसे आगे बढ़ना है? जी, मुझे शुरू से दिलचस्पी थी, शौक था आगे बढ़ने का। और मेरी अपनी मैंने बहुत ज्यादा इधर हिम्मत की है, बहुत ज्यादा, जिसकी बदौलत मुझे ये आज सरफराजी मिली है। ठीक है, तो अब जब आप एडिशनल SHO बन गई हैं, किस किस्म के केसेस ज्यादा आते हैं आपके पास? जी, हमारे पास ज्यादा ये घरेलू तशद्दुद, मियाँ बीवी के झगड़े। अच्छा, ठीक है। हाँ समरीन, जी, ये भी बताइएगा, ये जो अभी इमरान ने कहा कि केसेस आ रहे हैं, तो खवातीन जब आपके पास आती हैं अपने मसाइल लेके, तो आप क्या उनको देखती हैं कि वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है? क्योंकि पहले ऑब्वियसली इस फोर्स के अंदर खवातीन का ही केटर करना एक बड़ा मुश्किल और अम्र कंसिडर किया जाता है। जी सॉरी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपको क्या डिफरेंस लगा, आप जब खवातीन आपके पास आती हैं एज अ पर्सन, आप जब आप एज अ खातून उनके मसाइल को सुनती हैं, तो क्या वो इतनी कंफर्टेबल होती हैं कि अपने मसाइल खुल के आपको बता सकें? जी हाँ, पहले वो असल में उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, लेकिन जब से ये थाना हमने इधर मैंने ज्वाइन किया है, तो वो इधर मेरे पास आ रही हैं और उनको वो काफी हद तक बहुत आसानी तरीके से अपने सारे मुश्किलें जो उनके परेशानियां हैं वो मेरे साथ डिस्कस करती हैं। तो घर वाले कैसा सोचते हैं? अब तो समरीन माशाल्लाह SHO बन गई हैं, अब तो रोब शोप भी होता होगा। घर में कैसा मामला है समरीन? जी, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट है। अच्छा, मुश्किल होती है क्योंकि ये जो पुलिस की ड्यूटी है ये तो 24 घंटे की ड्यूटी हमने देखा है, और आप अगर घर पे भी हैं, किसी वक्त भी आप ऑन कॉल हैं, कॉल आ सकती है, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो मुश्किल कितनी होती है समरीन? थोड़ा सा वर्क रूटीन हमें बताइए ना, घर का और काम का बैलेंस क्या है? जी, मैं इस टाइम तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं घर को भी संभाल रही हूँ और इधर मैं ऑफिस भी अपना बाकायदगी से संभाल रही हूँ। तो आपके जो मातहत लोग काम करते हैं, ज्यादा मेल स्टाफ होगा, कोई मुश्किल तो नहीं होती अपना हुक्म वहाँ पे सादिर करवाने में और मनवाने में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जबरदस्त। तो एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, बाकी खवातीन के लिए आप पुलिस फोर्स के अंदर माहौल को कैसे देखती हैं? ऊपर आने के चांसेस मौजूद हैं जैसे मर्द हजरात के लिए, या कोई मुश्किलात या चैलेंजेस हैं? जी, मैं तो खवातीन से भी यही कहना चाहूंगी कि वो आगे बढ़ें, कदम उठाएं अपने हक के लिए, तो हम उनके साथ हैं। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच समरीन आमिर साहिबा, बहुत शुक्रिया। पहली एडिशनल खातून SHO हैं जी, उनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने अपने जर्नी के हवाले से बताया, और जाहिर है खवातीन को बड़ी ढारिस होती है इस तरह के, अगर आप स्टेशन में जो पुलिस स्टेशन में जाए तो वहाँ पे खातून आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए बैठी हो। इसी नोट पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे अब कुछ वादी कैलाश की सकाफत के हवाले से। ऑफ एंड ऑन हम आपको बताते रहते हैं ये कैसे मुनफरिद है। वकार अहमद मलिक आज के सफर शर्त में बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और सफ़र शर्त में मैं कहाँ हूँ? मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे खुद अपनी खबर नहीं है, और एक ऐसी जगह पे हूँ जो कमाल जगह है, और ये वादी कैलाश है। यहाँ के खूबसूरत स्कूल है, फ्री एजुकेशन है, और कैलाशी बच्चे मेरे साथ हैं। बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। इस स्कूल के हवाले से आपको मालूमात देनी है, ये स्कूल कितना अच्छा है, इस स्कूल में तरीक़ा तालीम क्या है, और इस स्कूल में जो बच्चे हैं ये कैसे तालीम हासिल करते हैं। कैलाश में ये तमाम चीज़ें देख के बहुत खुशी होती है कि जहाँ ये बच्चे अपनी कदीम रवायात को लेके साथ चल रहे हैं।
यहाँ का जितनी भी सोसाइटी है वो अपनी रवायात खूबसूरत ट्रेडिशंस को साथ लेके चल रही है, लेकिन उसके साथ जो जदीद तालीम है उसको हासिल करने से भी बिल्कुल गाफिल नहीं है। सफ़र शर्त की ये जो एपिसोड है ये इसी स्कूल से मुतल्लिक है। सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा स्कूल है। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान गिरामी बैठे हुए हैं, हम उनसे कोशिश करते हैं कि कोई गुफ्तगू शनीद हो सके, एटलीस्ट इस तरह की उर्दू में तो नहीं हो सकती। हेलो, आपका नाम क्या है? सवेरा। सवेरा? हाँ। वो सवेरा कितना प्यारा नाम है। मुझे पहले एक बच्ची मिली थी, उसका नाम था गुले गुलजार, और ये इसका नाम सवेरा है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि हम फितरत से ही नाम जब लेते हैं, और फितरत के कितनी खूबसूरत नाम है। और गुले गुलजार भी बहुत अच्छा नाम था, और सवेरा बहुत प्यारा नाम है। और सवेरा बच्ची जो है बहुत अच्छी है, ये लायक बच्ची है। आप सबक पढ़ती हो? हाँ। सबक पढ़ती है, ये सबक पढ़ती है, ये बहुत लायक बच्ची है। आपका नाम क्या है? समरा। समरा? समरा? समरा, आप सबक पढ़ती हो? आप स्कूल आती हो, सबक पढ़ती हो? अच्छा है, स्कूल अच्छा है, स्कूल अच्छा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? इस्माल। इस्माल? इस्माल, इस्माल, इस्माल का मतलब क्या होता है? नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप भी स्कूल आती हो और पढ़ती हो, सबक पढ़ती हो? नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत स्कूल है, और हम इस स्कूल में घूमते हैं और इन बच्चों से मुलाकात करते हैं, इनसे बातें करते हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो हंस रहे हैं, और ये सामने खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं, और यहाँ पे जो स्कूल के टीचर हैं उनसे बात करते हैं। और ये स्कूल जो है कमाल स्कूल है, बहुत खूबसूरत स्कूल है। और ये बच्ची इतनी ज़्यादा हंस रही है, आप अगर प्लीज़ इनको दिखाएं, इनको दिखाइएगा ज़रा, ये क्यों इतने ज़्यादा हंस रही हैं? ये तो बहुत ज़्यादा क्यों हंस रही हो? ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, और ये मुझे देख के हंस रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इनको कुछ मज़े का खेज लग रहा हूँ, कुछ कोई वजह ज़रूर है। कितने प्यारे कपड़े हैं आपकी। ये कितना प्यारा है, ये प्यारा है। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और ये भी बहुत अच्छा है, और ये भी बहुत अच्छा है ना? आपका नाम क्या है? गुलेला। गुले गुलेला। गुलेला, गुलेला इनका नाम है। गुलेला, गुलेला बहुत प्यारा नाम है, आपको पता है? गुलेला बहुत प्यारा नाम है, और आपके ये कपड़े बहुत अच्छे। अच्छा, ये भी है ना? ये भी बहुत प्यारा है। और आप मुझे बताओ, आपकी ये तो कैप बहुत प्यारी है, ये वाली, ये बहुत प्यारी है, आपको पता है? हाँ, सवेरे बहुत प्यारी है। और आप इधर, आपने क्या पहना हुआ है भाई? वाह 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 वाह, ये क्या पहना? ये बहुत प्यारा है, आपको पता है? ये आपको किसने दिया? किसने दिया ये आपको? किसने दिया? मेरे माँ। आपकी माँ ने दिया। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। ये कैप भी बहुत अच्छी है, और ये कपड़े भी बहुत अच्छे हैं आपके। मैं इधर सवेरा, आप भी मेरी बात सुनो, और आप भी इधर आओ। मुझे एक बात बताओ, मैं आपके ये कपड़े पहन लूं? नहीं, मुझे इजाजत नहीं है। मैं आपके ये कपड़े पहन लूं? नहीं। मैं नहीं, क्यों? क्यों मैं आपके ये कपड़े क्यों ना पहनूं? अच्छा चले ठीक है, मैं आपके कपड़े नहीं पहनता। आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ठीक है? बहुत प्यारे कपड़े आपके, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ से आपको आइडिया होगा कि यहाँ का जो तरीका तालीम है वो कितना जदीद और कितना खूबसूरत है। तो अब आप में से कौन से बच्चे हैं जो मेरे साथ वहाँ पे मैथ करेंगे? आए, हम ज़रा बच्चों के साथ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ मैं हूँ, कैलाश के बहुत प्यारे बच्चों के साथ। और आपका नाम क्या है? सफीरा। सफ़ीरा। सफ़ीरा मेरे साथ हैं, और कोई और बच्ची भी आनी चाहिए जो कि मुझे बताओ कौन सा बच्चा। एक बच्चा आना चाहिए, एक कोई बच्चा आ जाए। ये जो बहुत प्यारा फूल है, प्यारे फूल वाला, ये इसको भेज दें। अच्छा, ये बताओ सफ़ीरा, मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है? ये कितने? दो। ओके, गुड गुड। आप इधर आ जाओ, आपकी कैप मुझसे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, ये कितने? 3। ओके, और ये और ये इसको पढ़ के सुनाओ। ये क्या? ABCDE। ये बताएंगे इसी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन और ये भी होता है? जी बिल्कुल, ये भी होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली हम छोटे बच्चों को इधर रखें। छोटे बच्चों को उनकी काउंटिंग के लिए? उन्हें काउंटिंग के लिए, जस्ट काउंटिंग के लिए। वाह वाह। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और जो हम। सर ये बताएं कि इस स्कूल का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। ये स्कूल
का नाम बेसिकली कलाश दूर है। इसमें हॉल नाम पर है कलाश दूर कलाश कल्चर एंड ट्रेडिशनल सेंटर। इस बिल्डिंग को ग्रीक वॉलंटियर ने बनाए हुए हैं। ये तकरीबन 2002 से यहाँ शुरू हुई थी ये बिल्डिंग और 2004 को मुकम्मल हुआ। तो उस वक़्त 2004 में भी यहाँ काम तो मुकम्मल नहीं हुआ था, थोड़ा रह गया हुआ था। तो उसके बाद 2005 में जाकर हमने ये स्कूल की बुनियाद रखी। ये स्कूल के मकसद और एम्स ये है कि यहाँ कलाश बच्चों को दूसरा निसाब के अलावा जो आम जो निसाब है करिकुलम उसके अलावा कि कलाश कल्चर और कलाश मज़हब के बारे में भी सिखाया जा रहा है इसमें। बहुत खूबसूरत बात है। इससे पहले तकरीबन 2005 से लेकर 2009 तक हमने कलाश के जो बुज़ुर्ग थे अभी वो वफ़ात पा चुके हैं। कागदियार वो उमूर का जो बतौर टीचर उन्होंने काम किया, बतौर ट्रेडिशनल टीचर मजहबी टीचर वो था। उसके बाद काजी मिर्ज़ा बमरेत जो यहाँ वो भी वफ़ात पा चुके हैं, वो यहाँ था। इस स्कूल में यानी आपका मतलब है कि इन बच्चों को इनके मज़हब के हिसाब से तालीम दी जाती है। जो तालीम है वो कलाश मज़हब के हवाले से, कलाश मज़हब के हवाले से। बहुत खूबसूरत। और इसके अलावा हम जो जिस तरह के दूसरे KPK में पढ़ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, साइंस और मैथमेटिक्स वही है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है मज़हब से मुताल्लिक़ वो कलाश से है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और ये जो आपका जो स्कूल है इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ज़हीन हैं। जाहिर बात है, मैं तो नहीं कह सकते, सारे वादी के लोग कहते हैं कि स्कूल के बच्चे ज़हीन हैं, कोई शक नहीं। तो मैं मिला हूँ सबसे, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हाई स्कूल के टीचर्स कह रहे हैं और पब्लिक कह रहे हैं। जी उन्हीं का कहना है, बिल्कुल। और अगर वो कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो यकीनन वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप भी टीचर हैं, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं तमाम सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आप इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स भी, साइंस भी। ठीक है। तो तकरीबन मैं 2005 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। जब से ये स्कूल की हमने इफ्तिताह की थी उस वक्त से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा। और यहाँ की जो मतलब ये सर्दियों में इसकी स्कूल की छुट्टियाँ होती होंगी? जी, हम क्योंकि ये कल्चरल सेंटर है, हम 8 दिसंबर को यहाँ बच्चों को छुट्टियाँ देते हैं। तो बच्चे घरों में जाकर जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं घरों में वो डेली वेजेस के हिसाब से वो नोट करते हैं। जब ये सारा वैकेशन ख़त्म होती है तब आते हैं, तब दोबारा हम चेक करें कि बच्चों ने क्या देखा और क्या प्रैक्टिकल किया, क्या उन्होंने क्या देखा। बहुत अच्छा। सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया है और मेरे लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई है। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए सबसे बड़ी इज़्ज़त अफजाई है कि इस स्कूल के अंदर मैं आया हूँ, इन बच्चों से मुलाकात हुई है। ये बहुत मेरे लिए ऑनर है, बहुत इज़्ज़त अफजाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एपिसोड आपने देखी, इसमें आपने कलाश का जो कल्चर है उसके हिसाब से जो स्कूल उसके मुताबिक बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत स्कूल आपने देखा। मेरे लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई है कि मैं यहाँ पे आया और इन बच्चों से मिला, इनके टीचर से मिला। कलाश वादी में जो सियाहत है उसके कुछ असूल जो हैं और कुछ पाबंदियाँ जो हैं सयाहों पे, वो कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म, ज़िम्मेदार जो सियाहत है, उसके रवैयों को बहुत ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है, बिलखुसूस जब आप कलाश की वादी में आते हैं। उसकी वजह यह है कि आप को रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट रहना चाहिए, ज़िम्मेदार सयाह रहना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह पे जा रहे हैं, आपको अपने सिर्फ फुट स्टेप्स छोड़ने चाहिए, बाकी वो जैसा है, वो जिस तरह है, उसको ऐसे ही रहना चाहिए। कलाश वादी जो है, इसमें आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ऐसे आएँ कि जैसे मतलब किसी मकामी को, बच्चों को, किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो और किसी तरह की भी डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरह वो अपने जिस तरह काम कर रहे हैं करें। आप बतौर ऑब्जर्वर उनको देखें, आप जो भी अगर आपके साथ गपशप करना चाहता है उसके साथ ज़रूर गपशप कीजिए, लेकिन जिसको कहते हैं ना तंग करना, वो बहुत ही नामुनासिब बात है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि इस स्कूल में कलाश मज़हब के हिसाब से इनको पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं और यही जो है, यही हमारा मकसद होता है कि पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है, जो उसका खूबसूरत इमेज है, वो आप तक ना सिर्फ पहुँचाया जाए बल्कि बैरूनी दुनिया तक पहुँचाया जाए। और इससे खूबसूरत इमेज और क्या होगा जो पाकिस्तान का है। देखते रहिए सफ़र है शर्त, और मैं अगर बच्चों के साथ मज़ीद गपशप कर लूँ।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ एशिया कप के हवाले से। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बात की, एशिया कप फाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इस वक्त डू और डाई सिचुएशन है, और मुझे ये सिचुएशन बहुत ही अच्छी लग रही है। कहाँ हम रन रेट के चक्करों में पड़े रहते कि इतना जीते, इतने बॉल्स पे जीते, अभी बारिश के चक्करों में पड़े हुए हैं। बारिश तो चले, हम कुछ दुआओं से लगता है कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा जख्म गहरा लगा है जो इंडिया ने हमें लगाया है। लेकिन कैसी कहना, जो बेरहम गेम है ना क्रिकेट, कि एक टीम हमारी बेचारी नंबर 1 टीम आ रही है, नंबर 1 पोजीशन भी हाथ से गई और इमेज भी लड़खड़ा गया। हम फिर परेशान हो गए कि हमारी टीम अभी तैयार नहीं है। खैर, आज बड़ा जबरदस्त मार्का है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका की अच्छी बात इस वक्त उनके लिए ये है कि उनको काफी कॉन्फिडेंस मिला है। द काइंड ऑफ गेम दे डिड अगेंस्ट इंडिया, व्हाइल बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बैटिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक ये भी है कि पाकिस्तान के जो सेट बॉलर्स हैं और जो मेन स्ट्रीम हमारे बैटर्स भी हैं, उसमें भी कुछ तब्दीली आई है। और बारिश के, एज अरमला सेड, अगर इनकी जबान काली नहीं है, मेरी नहीं होती, 86% चांसेस मौजूद है आज बारिश के। तो इसी हवाले से हमने बात करनी है। और आज हमारे पास हमारे जो गेस्ट हैं, ही हैज अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन क्रिकेट। बड़ा अच्छा तजिया देते हैं जब भी इनको सुनते हैं। ज़ुखरुफ मुमताज़ खान हमारे साथ मौजूद है। ज़ुखरुफ, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैच के लिए एक्साइटेड हैं आप? जी अरमला एंड इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, मैच के लिए एक्साइटेड है। जिस तरह पूरा पाकिस्तान है, आपको पता है, इस वक्त मैच पे नजरें लगाई हुई है। तो आपको लग रहा है कि रंग में भंग डलेगा बारिश की वजह से कुछ? देखें, बारिश तो जिस तरह से श्रीलंका में इस वक्त सिचुएशन है, वनडे मैचेस जो हैं वो 2-2 दिन के लिए हो रहे हैं, तो बारिश तो प्रेडिक्ट है और बारिश हो भी सकती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बारिश को साइड पे रखे हमें पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि जैसे इमरान ने कहा कि ये डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर बारिश होती भी है, कहीं पे डीएल मेथड आता भी है, तो आपने उसको भी जहन में रखना है, उसकी कैलकुलेशंस को भी जहन में रखना है। और चूंकि आपको पता है ये 50 ओवर्स का मैच है, तो डीएल लागू होने के लिए 20 ओवर्स का होना जरूरी है। तो अगर 20 ओवर्स नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली डीएल भी लागू नहीं होगा और फिर मैच टाई भी हो सकता है। उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो रन रेट मार्जिन है वो इंडिया से हारने के बाद 228 रन से वो फिर काफी कम हो गया। तो हम अगर इस सिचुएशन को मद्देनजर रखें ज़ुखरुफ मुमताज़ खान, तो आप क्या तफवीज़ करें? पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले उसूली तौर पर बैटिंग करनी चाहिए, ज्यादा सेफ हम रहेंगे, क्योंकि बारिश के अगर चांसेस हैं, कम हो या ज्यादा हो, बहरहाल बारिश तो होगी। और इस ग्राउंड की हिस्ट्री भी है कि बारिश थोड़े वक्त के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, मसाइल हो सकते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, और बैटिंग करने का ये फायदा हो जाएगा कि एक सेट टोटल दूसरी टीम के सामने होगा, तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रेटजी बनाने में आसानी हो सकती है। अब ये बहुत अरसे के बाद ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियां हुई हैं कोई भी मैच हारने के बाद, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें 3 तो जो तब्दीलियां हैं वो फोर्स्ड हैं, जिसमें सलमान अली आगा है, नसीम शाह है और हारिस रऊफ हैं, तीनों इंजर्ड हैं। अदरवाइज अगर ये 3 प्लेयर्स ठीक होते तो तीनों प्लेयर्स टीम में शामिल होते। इसके अलावा फहीम अशरफ ड्रॉप हुए हैं, नवाज आ गए हैं, और साथ में फखर ड्रॉप हुए हैं और हारिस आ गए हैं। तो बेसिकली ये 2 चेंजेस हैं, तो हमने इतना परेशान नहीं होना, कोई ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। मैं थोड़ा सा माजी करीब में अगर आपको ले जाऊं तो मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूं कि ताकि अवाम को भी और लोगों को भी थोड़ा हौसला मिले कि ये वही टीम है जिसने हमें एक जीतने का पॉजिटिव इशारा दिया है हर जगह पे। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हम पहले बैटिंग करके जीते, हम चेस करके भी अभी रीसेंट पास में बहुत मैचेस जीते हैं, जिसमें 2 बड़ी टीमों के अगेंस्ट 300 से ज्यादा रन, तो स्पेशली जो हमने 349 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया चेस किया था वो भी इस टीम ने चेस किया है। तो यही इस टीम का कॉन्फिडेंस है कि अगर वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग भी करते हैं तो बाबर को अपनी टीम पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम चेस कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा रिलैक्स रहें। एक बुरा दिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आपके तमाम अच्छे दिन पे बहुत बुरा, एक बहुत बुरा दिन। एक्चुअली समटाइम्स ये होता है कि हम जब इंडिया से हारते हैं ना, या हमें इंडिया इतना बुरे तरीके से हराते हैं, तो फिर वो दिल पे लगती है। ये पाकिस्तानी आवाम का मसला है और ये हम सबका कहीं ना कहीं मसला है। बाकी टीम जिम्बाब्वे से हार के हम नॉर्मल रह लेते हैं, तो फिर इंडिया से हार के क्यों? बेसिकली ये दोनों साइड्स की अवाम का मसला है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया, 152 रन पाकिस्तान ने चेस किए। नहीं, मैं अभी ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसकी बात कर रहा हूँ।
जो रिसेंटली हुआ है, तो तब भी ऐसी सिचुएशन हुई। और जिस चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, तब भी ये सिचुएशन हुई। तो अब वो चीज हमारे जहन से निकल गई है कि नहीं भाई, इंडिया का ही हमेशा पलड़ा भारी होता है और हम बड़ा ही एक बैक फुट पे जाके खेलते हैं। इस टीम में हमें, लेकिन ज़ुखरुफ ये क्यों हुआ उस दिन भी कि हमारे जब हम बॉल कर रहे थे तो वही पिच हमें ऐसा स्ट्रेट, जैसे अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं फटा लग रही थी, और वही जब इंडियन बॉलर्स आए तो बॉल जो है ना वो सीम भी करना शुरू हो गया, लेंथ भी प्रॉपर हो गई। एक तो हमारे साथ हमारा टॉप ऑफ द लाइन बॉलर मार खाता रहा शाहीन शाह अफरीदी, और उस वक्त हमें तो सिराज भी बड़ा टफ टाइम दे रहा था, जो कि कहीं भी उसकी रेटिंग में कहीं स्टैंडिंग एज सच नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं तो हमने गलती की ना। अच्छा देखिए, मैं शाहीन और सिराज दोनों की बात करूं तो ये टॉप 10 ओडीआई रैंकिंग में आईसीसी की शामिल है। और जो अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, बॉल जितना सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, अगर आपने बाद में कोई मौका अगर मिला हो वसीम अकरम या बादत खान को सुनने का, तो बादत खान ने स्पेशली ये कहा कि वो खुद भी इतने हैरान थे कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि सेकंड इनिंग्स में अंडर लाइट बॉल इतना सीम हो रहा हो। ठीक है बॉल इतना सीम हो रहा हो। तो ये आप खुशकिस्मती भी समझ लें, लेकिन आप बुमराह को ये क्रेडिट दें कि वो बहुत अरसे के बाद टीम में वापस आए, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन तो मेंटेन रखी, लेकिन जिस लेंथ के साथ बुमराह ने बॉल की, आपने देखा कि पहले वो ओवर द विकेट इमाम को बॉल करते रहे और फिर उसी अंदाज में अराउंड द विकेट आए, उसी लाइन के साथ, लेंथ के साथ उन्होंने आउट स्विंग किया। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट उनका भी है और जो कि उनको देना चाहिए। चलें, ये तो ज़ुखरुफ डिस्कशन हम करना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच थोड़ा सा दूर है। इन केस इफ वी विन, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है जी, आप ये बताइए आपके ख्याल में। और दूसरा, जो कि इतने शानदार स्पिनर्स इस वक्त श्रीलंका के पास आ चुके हैं, पिछले मैच में तकरीबन सभी विकेट स्पिनर्स नहीं ली, तो आप पाकिस्तान की जो बैट्समैन है, हमें मालूम है कि वो स्पिन को खेलते हुए थोड़े चौकी होते हैं, परेशानी होती है हमें। तो आपके ख्याल में आज हमारा होमवर्क किस हद तक होगा, किस हद तक होना चाहिए? आप तो सारे शादाब वगैरह दीगर प्लेयर्स के साथ काम भी करते हैं, तो यू नो देम बेटर, तो आप इस हवाले से हमें बताइए। अच्छा इमरान, अगर पिछले 1 सालों में या 2 सालों में आप ओवरऑल भी बॉलर्स का, जो स्पिन बॉलर्स हैं, उनका वनडे में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्सेप्ट वो बॉलर्स जो श्रीलंका से, श्रीलंकन बॉलर्स के अलावा इवन इसमें राशिद खान भी शामिल हैं, इंडियन बॉलर्स भी शामिल हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स भी शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी बॉलर्स शामिल हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं वनडे में। जहां तक बात रही इन बॉलर्स की, तो इसमें नो डाउट उन्होंने लास्ट मैच में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इंडिया को भी मुश्किल हुई, हालांकि इंडिया पाकिस्तान दोनों ऐसी टीम हैं जो स्पिन बॉलर्स को कंपैरेटिवली बाकी टीम से अच्छा खेल लेती हैं, लेकिन इंडिया को भी प्रॉब्लम हुआ और पाकिस्तान को भी। जैसे मैंने अभी पिछले बात की कि लाइन और लेंथ और ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, और कुछ बॉलर्स में ये क्वालिटी होती है कि वो कंडीशंस को अच्छा और जल्दी जज कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उसी को यूटिलाइज भी करते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में जब बारिश बहुत ज्यादा हुई तो बहुत ज्यादा पैचेस भी बन गए ग्राउंड में भी। आपने देखा होगा वो जो पहला कैच ड्रॉप हुआ शुभमन गिल का, तो वो जो थर्ड मैन की फील्डर है वो डाइव मारते हुए थोड़े घबराए, क्योंकि उनको पता था कि नीचे घास तो है नहीं, ये सारी मिट्टी है, तो इंजरी का भी बड़ा आपके जहन में चल रहा होता है। तो ये इंजरी फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा नुकसानदेह भी होती है, और माजी में भी हम देख चुके हैं कि बारिश के मौसम में इस तरह की इंजरीज होती रही और हमें नुकसान होता रहा। तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपने खेलना है, उनको मेरिट पे खेलना है। जैसे आप मेरिट पे खेलेंगे तो किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा नहीं। अब क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन बन गया है, अब मैं आपसे भी इमरान डिस्कस कर रहा था कल, आपको याद होगा कि हारिस की और फखर जमान पे बात हो रही थी। अब वो बात करना इसलिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब हारिस प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, तो अब वो ही हमारे लिए। लेकिन आपको लगता है कि ये चेंज ठीक नहीं है और फखर पे ट्रस्ट करना चाहिए था, हमें बैक करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? सर फखर जो है वो बहुत अरसे से नंबर 1 प्लेयर भी रहे, फिर थोड़ा नीचे आए, अभी भी वो रैंकिंग में टॉप 10 पे हैं, 45 प्लस उनकी एवरेज है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, फिर उसका इतना एक्सपीरियंस है। और फखर जमान के बारे में शायद लोग ये भूल गए हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्लेइंग 11, जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, और माजी में ये रिकॉर्ड भी है फखर जमान का। बट चले, अब वो प्लेइंग 11 में हो गया, ठीक है, तो सिर्फ टाइम हमारा करने की जरूरत नहीं, टाइम हमारा खत्म हो गया। एंड बिल्कुल एंड पे कितने % पाकिस्तान के चांसेस देख रहे हैं आउट ऑफ 100 आज के मैच के लिए, विनिंग प्रोबेबिलिटी? सर विनिंग प्रोबेबिलिटी में मैं तो आपको पता है जितना पॉजिटिव इंसान हूं, मैं तो 100% ही देख रहा हूं, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि कम हो,
100% का जब आप जहन में सोचेंगे तो आप जाके 80 या 85 पे आएंगे। हाँ, लेकिन कॉम अगर को जब आपने इतनी 80% देखना है तो फिर कॉम को इतनी उम्मीदें लग गई ना, फिर कॉम बाउंस बैक की ऐसी कॉम करती कल है। अगर जवाब मांगेगी तो जुखरुफ आप दोबारा हमें ज्वाइन हाँ, हम करेंगे। जवाब आपसे देंगे। थैंक यू वेरी मच। जुखरुफ मुमताज ताज हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। आज पहली बार हमारे शो का जी, हिस्सा पहली बार बने हमारे शो तो का हिस्सा बने, ऑन एंड ऑफ उनको और वो सुनते कह रहे हैं कि फखर की जो होना है वो ज्यादा बेहतर था, ये उनकी राय, और मैं Yeah. इससे एग्री भी करता हूँ। एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन ये चेंज चूंकि कर ली गई है तो हमारे इसको बैक करेंगे। टीम हमारी आई होप कि अच्छा परफॉर्म करे और हम इंशाल्लाह। फाइनल में फिर इंडिया के खिलाफ खेले। इंडिया से टकराएंगे। खेलेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं। अल्लाह खैर करेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में अब कुछ जिक्र कर लेते हैं मुल्की बहरानों का। ऐसा है कि वो कहते हैं ना, एक आसेब का साया है इस मुल्क के ऊपर, ऐसा लग रहा है। बहरान पे बहरान, एक बहरान थमता नहीं है, दूसरा उठ जाता है, और सबसे बड़ा बहरान तो सियासी है, आइनी है, कानूनी है। अब ये बहरान वाला जिन बोतलों में बंद होता नज़र नहीं आता हमें। असेंबली तहलील करने से पहले हम अगर पीडीएम की बात करें तो पीडीएम सरकार ने, आपको याद होगा, नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराने और मुश्तरका मफादात कौंसिल से एक मंजूरी ली थी, और इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत कराने का फैसला भी किया था। यूं जो इलेक्शन है वो 90 रोज़ के बजाय नई हल्का बंदियों के मुताबिक तकरीबन 7 माह ताख़ीर का शिकार होने का खदशा पैदा हुआ। ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसकी तारीख को लेकर जो सदर मुमलिकत है डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान उनके दरमियान ख़तो किताबत हुई, और वो ख़तो किताबत भी कोई नतीजा खेज साबित नहीं हुई, और वजह उसमें इख्तियारात बताई गई कि ये किसका इख्तियार है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। गुज़िश्ता रोज़ फिर सदर साहब ने एक पिंडोरा बॉक्स ही मैं कहूँगा खोला, एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने तफवीज़ किया, तजवीज़ दी, राय भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि आइन के मुताबिक 90 दिनों में इंतखाब होने हैं, सो 6 नवंबर को आप करवा लें। ये 89वां दिन बनता है, 89वां, तो आप इस दिन आप इंतखाबात करवा लें। लेकिन अब सूरत हाल एक बार फिर वही कन्फ्यूजन स्टेज के ऊपर आ गई है, क्योंकि ये बहरहाल इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है। सदर मुमलिकत ने क्यों लिखा है, जो खुद इस वक्त अबूरी सदर मुमलिकत है, अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है और सीनियर तज्जियाकार भी हैं। लेकिन दूसरी जानिब थोड़ा सा अगर हम आपको बता दें तो मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम जो सियासी जमातें हैं वो 90 रोज़ में इंतखाबात कराना चाहती हैं और इसरार भी कर रही हैं। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन जी 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के हवाले से जोर दे रही है। तो कल तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन की तारीख का किसी को नहीं पता, तो एक सियासी जमात जो है वो तारीख कैसे दे रही है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि अब जो पीडीएम जमातें इत्तेहाद में थी वो एक दूसरे को आड़े हाथों भी ले रही है। हमारे साथ कामरान यूसुफ है। थैंक यू वेरी मच कामरान कि आपने हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली ये जो भी हम इलेक्शन के मामले पे बात कर रहे थे, कल जो सदर मुमलिकत की जानिब से तजवीज़ दी गई या तफवीज़ किया गया एज इमरान सेड, आप किस तरह से देखते हैं इस इकदाम को, जबकि 90 दिन के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन करवाना, ऑब्वियसली इलेक्शन कमिश्नर तो इस हवाले से वो कह रहा है कि ये हमारा राइट है, तो सदर मुमलिकत इस बात के जो कह लें उनको ये राइट नहीं है कि वो ये तजवीज़ भी करें। किस तरह से आप इकदाम को देखते हैं सदर के? बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो सदर आरिफ अलवी हैं उनकी तरफ से जो कल खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, मुझे लगता है कि उन्होंने खुश करने की कोशिश की है पाकिस्तान के जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं और जो उनकी अपनी जमात है तहरीक इंसाफ, यानी कि उन्होंने तारीख दी भी है और एक लिहाज से तारीख नहीं भी दी। इनफैक्ट आज से 2 हफ्ते पहले ये मैंने ही खबर ब्रेक की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो आज से 2 हफ्ते पहले तारीख का ऐलान करने वाले हैं कि नवंबर में ही इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने ऐलान करना था वो तजवीज़ नहीं थी, वो बाकायदा तौर पर अपने आइनी इख्तियारात जो उनके बकौल उनको लगता है कि अभी भी उनके पास हैं वो तारीख देने वाले थे। लेकिन जिस दिन उस तारीख का ऐलान होना था, फिर मैंने ही वो खबर ब्रेक की थी कि आर्मी चीफ और ISI के जो सरबराह हैं उनकी कोई 2 घंटे ईवान सदर में मुलाकात हुई, जिसकी वजह से फिर वो जो ऐलान है वो मौखर कर दिया गया। और उसके बाद बैक एंड फोर्थ कुछ मुलाकातें और भी हुई, जिसमें निगरान जो वज़ीर कानून है उनकी तकरीबन 2 दफ़ा ईवान सदर में मुलाकात हुई, और मकसद उसका यही था कि सदर आरिफ अलवी कोई भी ऐसा इकदाम ना करें जिससे ऑलरेडी जो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिचुएशन है वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो। तो जो कल का ऐलान है मुझे लगता है कि वो एक खुश करने की कोशिश की है सदर आरिफ अलवी ने अपनी जमात को भी, एंड एट द सेम टाइम जो एस्टैब्लिशमेंट हैं उनके जो कंसर्न्स हैं, ये ग्रीवेंसेस हैं, उनको भी कैटर करने की कोशिश की है, क्योंकि बॉल उन्होंने फेंक दी है, इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ किया है और आखिर में ये भी कहा है कि उनको कोर्ट से ये कहा है, इलेक्शन कमीशन को रादर कहा है कि वो जो आला अदलिया है पाकिस्तान की उससे गाइडेंस लें। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लगा हुआ है। तो एक लिहाज से एक बैलेंसिंग एक्ट मुझे लगता है कि सदर आरिफ अलवी ने यहाँ पे किया, बैलेंसिंग एक्ट किया है। ओके, सो दैट्स नॉट प्रीटी फेयर, आई वुड कॉल इट। अच्छा, दूसरी जानिब मेरे मौला मैं चला जाऊं
तो मुझे लोग अच्छे अल्फाज में याद करें। कामरान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया है, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। कल उन्होंने खिताब भी किया। आप इस स्टेटमेंट के तनाजुर में उनके इस 1 साल के टेन्योर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मिक्स बैग है। सर्टनली अगर आप देखें, जब तहरीके अदम एतमाद वाला मामला आया था, उसमें जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, उसके बाद आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाली थे जिन्होंने उस डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको गैर आइनी करार दिया, और जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एडवाइस की थी कि असेंबली तहलील कर दी जाए, उसको भी उन्होंने कलअदम करार दिया। तो यानी कि उस वक्त जब ये उन्होंने फैसला दिया तो यकीनी तौर पर इवन जो पीडीएम की जमातें हैं यही कहा कि चीफ जस्टिस ने आइन का साथ दिया है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत से ऐसे उनके फैसले, मसलन एक फैसला जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है और कहा भी जाता है कि उससे फर्ज करें कि एक डिस्टेबलाइजेशन भी हुई, पंजाब को स्टेबल नहीं होने दिया गया, वो जो आर्टिकल 63A की जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की, और उसमें जो कई नामवर जो वकला हैं उनका भी ख्याल है कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है एक लिहाज से आइन को री राइट किया जो उनका इख्तियार नहीं बनता था। दूसरा, आई थिंक जो सबसे बड़ा उनके जो भी कैरियर है एक सवालिया निशान रहेगा कि पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इलेक्शन की तारीख दी कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। फिर अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से इवन उनकी जो फैमिली है वो भी क्वेश्चन रेज करती है कि अरशद शरीफ जब जिंदा भी थे तब भी उन्होंने खत लिखा था, उसके बाद भी जो उनकी वालदा हैं उन्होंने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा, उस हवाले से भी वो कोई उस तरह के इकदाम नहीं कर सके। और इवन के जो तहरीके इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो जमात है, वो समझती है कि सुप्रीम कोर्ट का काम था कि इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। जो क्रैकडाउन तहरीके इंसाफ के खिलाफ हुआ उसमें चीफ जस्टिस ने कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। और एंड मोर इम्पोर्टेंटली विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो एक तासुर था कि वो हम ख्याल जजेस को ही अहम जो मुकदमात हैं सुनने के लिए वो बेंच बनाते हैं, और जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनको वो इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक उनकी लेगेसी जो है, आई डोंट थिंक सो कि अगर आप डिस्पैशनेटली होके, न्यूट्रली होके देखेंगे तो ही वुड बी रिमेंबर्ड एज अ गुड चीफ जस्टिस। ऐसे लगता है कि उनकी फिर दुआ कबूल होती नजर नहीं आती, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अच्छे अल्फाज में याद। अच्छे अल्फाज से मुराद ये नहीं, हम उनकी शख्सियत की बात नहीं करें। जजेस के ओबियसली एज यू सेड कामरान फैसले बोलते हैं, तो फैसलों की टर्म में हम बात करें। हाँ जी, मेरी सवाल है, किसी के जाने की बात हो रही है, किसी के आने की बात हो रही है, तो जो आ रहे हैं उनकी एक्टिविटी को, और जो कि पीपल्स पार्टी खासी मुतहरिक हमें नजर आ रही है सिंध के अंदर भी, और वैसे भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और सदर आसिफ अली जरदारी जो कहते हैं, उनकी जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट है स्टेटमेंट्स के अंदर, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी, किस तरह से देख रहे हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होने जा रही है? जो जमातें आपस में एक साथ थी अब वो एक दूसरे के मुखालिफ नजर आएंगी? ये हैरानकुन नहीं है। आई थिंक दोनों पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, उनका एक अपना वोट बैंक है, एक अपना नजरिया है। वो तो एक मखसूस हालात थे, या आप यूं कहिए कि तहरीके इंसाफ और इमरान खान ने इन दोनों या बाकी जो बड़ी जमातें हैं एक पेज पर ले आए, लेकिन अदरवाइज इनके आपस में डेफिनेटली इख्तलाफात हैं। और जब इलेक्शंस ये लड़ेंगे तो यकीनी तौर पर ये तनकीद भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इनका जो वर्किंग रिलेशनशिप है एट द लीडरशिप लेवल, वो शायद अब इस नौयत का है कि वो हमें गालम गलोच जो आम तौर पर तहरीके इंसाफ और बाकी जमातों के अंदर नजर आती है वो तो हमें नजर ना आए। तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि आज अगर बिलावल लेकिन बिलावल कामरान कतई कलामी की माजत, बिलावल ऐसे लगता है कि बिटवीन द लाइंस इल्जाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को कहीं सिस्टम से या समहाउ, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से ऐसा लगता है या पावरफुल हलकों से सपोर्ट मिल रही है। जैसे कुछ तैनातियों को भी बिटवीन द लाइन उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता होता तारीख का, एक जमात को पता होता है। तो बिलावल को ऐसा लगता है कि शिकवा है कि, और कल उन्होंने कहा भी कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया उन्होंने बाकायदा, तो उनका ये शिकवा जायज है आपके ख्याल में? देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा पहलू है कि इस्लामाबाद के अंदर ये बातें गर्दिश करती रही आज से चंद माह पहले कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, he may be a strong candidate to become the country's next prime minister, और उस वक्त शायद पीपल्स पार्टी को भी यकीन था, बट सम और दी अदर कुछ ऐसे बयानात बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिए जिसकी वजह से शायद जो इनका जो एक वो था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वो मामलात शायद जो मुक्तदरा हल्के हैं उनके साथ फिर उनके ठीक नहीं रहे। और ये भी कहा जाता है कि शायद उनकी तरफ से एक वाज़ेह जवाब मिल गया
कि शायद अभी बिलावल भुट्टो छोटे हैं या उतने मैच्योर नहीं हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकें, और वहां से आई थिंक पीपल्स पार्टी ने ये सेंस किया कि शायद उनको पहले जो ट्रक की बत्ती के पीछे शायद लगा दिया गया है, और जो मुक्तदरा हल्के या स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी भी PMLN के ऊपर तकिया कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ बिट्रेयल भी हो सकती है, एक आप कह सकते हैं कि उनको शायद पहले लारा लगाया गया था पीपल्स पार्टी को, अब जब कुछ चीजें अनफोल्ड हो रही हैं तो लगता ये है कि ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि वो PMLN के ऊपर तनकीद करें। और ये बात हकीकत भी है कि अगर आप मौजूदा कॉम्पोजिशन देखें काबीना की, उसमें 4 ऐसे लोग या ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जो PMLN के बहुत करीब समझे जाते हैं, नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं। वो मौजूदा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, 2 रोज पहले फवाद हसन फवाद जिन्होंने नैब की वजह से जेल भी काटी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, उनकी एंट्री हुई है एज अ फेडरल मिनिस्टर इन द केयरटेकर कैबिनेट। फिर इसी तरह से आहत चीमा, लेकिन इसमें हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो मौजूदा बुगटी साहब, ही इज बीन क्वाइट क्लोज टू जरदारी साहब। हमारे वजीर इत्तलात सोलंकी साहब, ही इज बीन वेरी क्लोज टू जरदारी साहब। DG रेडियो रहे जब वो जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो उनके खदशात है उसमें इजाफा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। थोड़ा सा चूंकि वक्त कम है, केयर टेकर सेटअप की भी मैं बात कर लेता हूँ। आते हुए बड़ी धूम मची, बात भी हुई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि थोड़े से डॉर्मेंट मोड पे जा रहा है केयर टेकर सेटअप, खास तौर पे उन बड़े फैसलों को लेकर जिनका इख्तियार उसको दिया गया था। इससे क्या हम समझे कि हालात तेजी से मोल्ड होते हुए जनरल इलेक्शंस की जाने भी जा रहे हैं, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो बड़ी चहमगोइयां हुई कि शायद वक्त या टाइम स्पैन एक्सपैंड हो जाएगा इसका, अब शायद वो खदशात बिल्कुल ही खत्म होते नजर आते हैं। क्या इस खामोशी का हम ये मतलब समझें? आई थिंक मेरे ख्याल में जो हालात हैं इस वक्त, जो आपकी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और जो आपके दोस्त ममालिक भी हैं, जो भी लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत देखना चाहते हैं जो प्रेडिक्टेबल हो। और वो प्रेडिक्टेबल गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है? जब इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हों और एक नई जमात आए 5 साल का मैंडेट लेकर की। तो ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि शायद अगर पहले ये तासुर था कि मौजूदा सेटअप एक्सटेंड करे, अभी भी हो सकता है कि एक्सटेंड करे, बट नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड। ये सालों की बात नहीं होगी, कुछ महीनों की बात होगी अगर ये चीज आगे हुई। और दूसरा, आई थिंक जो निगरान हुकूमत है, मुझे लगता है कि दे आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड। इनका काम तो डे टू डे बिजनेस देखना था। आते ही इन्होंने कमेटियों की भरमार कर दी और एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल भी बनाई। और इतनी मजा का खेज बात है कि एक तरफ अब रुपए की कदर कुछ बेहतर हुई है, बिजली के बिलों की बात हो, बाकी जो मामलात हो, लोग उस वजह से परेशान हैं और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में सोच रहे थे कि रेलवे को कैसे ठीक करना है, PIA की रिस्ट्रक्चरिंग कैसी करनी है, और बड़े बड़े टैक्स के निजाम को कैसे बेहतर बनाना है, एक्सपोर्ट्स को कैसे बेहतर करना है। ये काम तो जो मुंतखब हुकूमतें होती हैं या मैंडेट लेके आती हैं उनका होता है। तो वो लंबी पॉलिसीज के बारे में सोच रहे थे, हालांकि उनका ये काम है कि वो डे टू डे जो हार्डशिप्स हैं लोगों के लिए, उसको अगर कम नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे इकदाम करें कि उन हार्डशिप्स में इजाफा ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना तजिया हमारे सामने रखा। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन कामरान यूसुफ अपने ख्यालात का इज़हार मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं फुटबॉल सुपरस्टार लायनल मेसी के हवाले से, जिन्होंने अमेरिका में एक नया शानदार घर खरीद लिया है। उनके घर की मालियत अरबों में बनती है, ज़िंदगी की तमाम तरह आसाइशें इसमें मौजूद हैं जी। ये इंटर मियामी फुटबॉल क्लब से कुछ ही फासले पर है। ये अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में वाक़या है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसकी प्राइस है, कीमत है इसकी। ये तकरीबन 10,486 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ घर है और इसमें 8 पुरकशिश सोने से सजाए कमरे हैं, मुतअद्दिद बाथरूम्स हैं, 3 गैरेजेस हैं, स्विमिंग पूल है, इसके अलावा इंडोर जिम है, थिएटर है, दीगर आसाइशें भी शामिल हैं। आपको पता है कि जो लियो मेसी है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी, गॉड भी कहा जाता है इन्हें, और $1,80,00,000 के अंदर उन्होंने ये खरीदा है, जो पाकिस्तानी तकरीबन सिर्फ 3 अरब 22 करोड़ रुपए बनते हैं। और ये फोर्ट लॉडरडेल के अंदर ये घर है, नया घर है, और जैसा कि मैंने बताया इंटर मियामी के पास है। और जो मेसी फैंस हैं, कम से कम उनको अब ये पता होगा कि उनके स्टार फुटबॉलर का घर है, बिकॉज इट्स ह्यूज। इट्स वेरी ह्यूज। अच्छा जी, इधर तो मेसी ने घर ले लिया और एलियंस घर ढूंढने यहाँ आ रहे हैं। खलाई मखलूकात की तहकीक करने वाले जो एक 3 साल से ये कोशिश करी कि खलाई मखलूक आ जाए। ये फॉलोजिस्ट हैं जी, उन्होंने एक माहिरीन को बताया, अराकीन को बताया, इनफैक्ट मैक्सिको के अंदर कांग्रेस में, उन्होंने कहा जी कि ये उन्होंने कुछ नमूने या सैंपल्स कह लें बॉडीज़ के, वो वहाँ पे पेश किए। उन्होंने कहा कि ये
एलियंस हैं और ये बाकियात उन्होंने कहा कि सामने आई हैं। और ये कहाँ पे आई जी? कॉस्को में आई हैं, नॉर्थ अमेरिका के एक इलाके में, वहाँ से उनको ये बाकियात मिली है। लेकिन उससे पहले भी ये साहब जो है खासे दावे कर चुके हैं 2017। वैसे हमारी बहस चल रही है, मुझे लग रहा है कि वो ठीक कह रहे हैं। देखिए उसकी उन्होंने 2017 में ये कहा था और इस तरह का ही कुछ उन्होंने प्रेजेंट किया था, लेकिन वो बच्चों की लाश निकली। खैर हर बार तो गलत नहीं कह सकते हैं। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट। ये जिमी मैसन है जिन्होंने ये कहा है, यूफोलॉजिस्ट है, तो वी डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। और आखिर में हमारे पास कुछ मिस यूनिवर्स के हवाले से भी स्टोरी है, वो भी हमने आपको बताना है। दुनिया में तवील अरसे से और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाबला हुस्न है, इसे मिस यूनिवर्स कहा जाता है। इसमें तारीख में पहली बार पाकिस्तानी हसीनाएं भी हिस्सा लेंगी और 5 फाइनलिस्ट हैं जो कि हिस्सा लेंगी। इस हवाले से आपको हम आगाह करते रहेंगे। ये कुछ हसीनाओं की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और कुछ मजहबी हलकों ने इस पर एतराज भी किया है हमारे। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।